सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सबसे बड़े कंसर्न को, जो कि है पेपर 1। हर बार ऐसा होता है जब भी हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम की, तो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट पेपर 1 की वजह से या तो जेआरएफ रह जाता है या कई बार नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो सिर्फ पेपर 1 की वजह से अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अगर हम सब्जेक्ट की और पेपर 1 की बात करें तो सब्जेक्ट एक ऐसा एरिया है जिसको आप सालों से पढ़ते आए हैं। अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, अपनी मास्टर्स के अंदर आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर अप किया है। पर वहीं अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो क्लास 10 तक जो बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक साइंस आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं, वो सारा सिलेबस आपका पेपर 1 का पार्ट होता है बड़े तौर पर। यहाँ पर क्लास 10 के बाद अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस से, मैथमेटिक्स से आपका टच पूरी तरीके से हट जाता है। फिर क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और मास्टर्स, इस तरह से टोटल 7 साल का गैप आपकी स्टडीज के बीच में आ चुका है इन पर्टिकुलर एरियाज से। तो ऐसे में जब आप एग्जाम के लिए बैठते हैं तो ये सारी बेसिक चीजें आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। मैंने बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की वजह से वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अभी जो टाइम हमारे पास है, नेक्स्ट 45 डेज, इनके अंदर हम किस तरीके से पेपर 1 में ना सिर्फ एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे बल्कि इसको बहुत एडवांटेज हम लोग ले पाएंगे अपने ओवरऑल रिजल्ट के अंदर। बिकॉज पेपर 1 जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना आपका एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर पेपर 1 को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। और पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। देखिए, इंटरनेट पे ऐसी हजारों वीडियो हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि आप ऐसे पढ़ें, वैसे पढ़ें, बट ये समझना जरूरी है कि एक राइट अप्रोच क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी टू कवर अप द सिलेबस। हमारे पास 45 डेज का भी टाइम है, इसमें मैं मान के चलता हूं कि 30 डेज के अप्रोक्स का टाइम आपको लगेगा ये सिलेबस को कवर अप करने में, एंड नेक्स्ट 15 डेज जो होंगे उसमें आप रिविजन के गो थ्रू होंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह से टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारे सबसे पहले हम लोग नॉलेज वाले पार्ट पे जाते हैं, ऐसे पार्ट के ऊपर जहां चीजों को आपको याद करना है। लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो कहां पर आता है इस तरह का पार्ट जहां पे लर्निंग पार्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, चीजों को याद करना पड़ेगा? तो ये आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा हम लोग आईसीटी की अगर बात करें यहाँ पर, एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो ये यूनिट ऐसी हैं जो कि लर्निंग पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो रहे हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऑल्दो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 2019 के में जब सिलेबस चेंज हुआ तो हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर 50% से ज्यादा का डिफरेंस आ गया सिलेबस में। बिल्कुल नया सिलेबस था, बट पेपर 1 काफी हद तक एज इट इज रहा। हम कह सकते हैं मोर देन 90% पेपर 1 का सिलेबस एज इट इज रहा। तो यहाँ पर इन सब यूनिट्स के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी यूनिट्स, यहाँ पर कोई भी बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में अगर आप 10 इयर्स पेपर के गो थ्रू होते हैं, स्पेशली इन 2 यूनिट्स के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सीआर कोठारी एक बुक आती है मार्केट में जो रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में बीएड के लिए या फिर इस तरह की जो एकेडमिक्स वाले पार्ट हैं उसके लिए किताबें आती हैं जो कि स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर अप करती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर एक चीज के लिए सेपरेट बुक को खरीदिए, बट जितनी भी बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूं दे आर वेरी लाइक छोटी बुक हैं, आप उनको बहुत इजीली कवर अप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं किताबें। वहीं अगर मैं आईसीटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर्स की, बेसिक लैंग्वेज जो होती है हम लोग उसको पढ़ते हैं। क्लास 10 तक जब हम लोग कंप्यूटर को पढ़ते आते हैं तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह के नए वायरसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत बेसिक नॉलेज से हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। हाँ, करंट अफेयर का एक पार्ट जरूर रहता है जो कि आईसीटी के लिए हमारे जरूरी होता है। तो करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर जरूर से फोकस करके चलेंगे। पिछले 1 साल के अंदर जो मेजर चीजें हुई हैं, चेंजेस आए हैं, वो सब हमसे पूछा जा सकता है आईसीटी के
करंट अफेयर के अंदर। वहीं मैं कम्युनिकेशन की अगर बात करूं स्पेशली, तो 2014 तक हमारे सिलेबस में सिर्फ कम्युनिकेशन का पार्ट था। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो उसको दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। पहला आप पढ़ते हैं बेसिकली जो मीडिया है, मीडिया के बारे में आप पढ़ते हैं, फर्स्ट रेडियो स्टेशन कब आया, टेलीविजन के बारे में, या फिर इस तरह की जो बेसिक नॉलेज है। यहां पर फिर दूसरा पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो है उसको बड़े तौर पर ये कम्युनिकेशन का एक मोड समझाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूं जो कि पार्शली हैंडीकैप है, पूरी तरीके से सुन नहीं सकते, तो क्या मेरा बोलना कुछ यूजफुल रहेगा उनके लिए? नहीं। तो मुझे इशारों से, साइन लैंग्वेज से उनको समझाना पड़ेगा। तो इस तरह का एक कम्युनिकेशन मूड है। कम्युनिकेशन के अंदर भी 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इन सब जगहों पर मेथड एज इट इज है, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं हर बार। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चंस के ऊपर होगी, उतना ज्यादा ये पार्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे। हाँ, अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट के 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो कर रहे हैं तो वो भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। मार्केट में आज जितनी भी पासबुक अवेलेबल है, आई थिंक हर बुक के पीछे आपको 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक यूनिट पे बेस्ड। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक बार जब आपको लगे कि आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया है तो और बाकी बुक्स की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक अप्रोच यहाँ पर रहेगी। हाँ, कुछ पार्ट ऐसा जरूर है, स्पेशली अगर मैं रिसर्च की बात करूं या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, तो थोड़ा सा अप्रोच इस तरीके से भी रहेगी कि आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि सिर्फ 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप करके गए, रट्टा मार के चले गए, दैट इज मोर देन इनफ, तो आई थिंक रिसर्च या टीचिंग एप्टीट्यूड में ये दोनों ही चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड काफी हद तक एक साइकोलॉजिकल अप्रोच रखता है, मनोवैज्ञानिक जो है एक डायरेक्शन में लेके जाता है चीजों को, जहां आपको समझ के आंसर करना होता है। वहीं रिसर्च एक पूरे के पूरे प्रोसीजर पे बेस्ड है, जहां पर कोई भी चीज जो है वो फिक्स है, कुछ बदलता नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड में आप बहुत अच्छे से फोकस करें। वहीं आईसीटी को मैं एक बहुत इजी यूनिट मानता हूं, क्योंकि जिसकी भी थोड़ी सी लर्निंग पावर अच्छी है वो आईसीटी में अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। चलिए, इसके बाद अब आपके सिलेबस के एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग हमारी एक यूनिट आती है, या हम रीजनिंग की अगर बात करें। इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट आता है यहाँ पर। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की मैं बात करूं, तो ये बहुत बेसिक एरिया है। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर, हम लोगों ने क्लास 10th के बाद कभी मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा, रीजनिंग को नहीं पढ़ा, अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कवर अप करें? यूट्यूब पे कहा जाता है कि आप 2 महीने प्रैक्टिस कीजिए, रोज 3 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। बट ऑल आई सजेस्ट यू कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है भारत में, हम अगर उनकी बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी एक लेवल है। हम सबसे टफ एग्जाम्स हम मानते हैं मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग और जो एमबीए का एग्जाम है कैट, इसमें सबसे टफ लेवल का मैथमेटिक्स हमसे पूछा जाता है। सेकंड लेवल जो आता है हमारा, दैट कवर्स एसएससी वाले एग्जाम जो आते हैं, बेसिक डीएमआरसी की अगर मैं बात करूं। और फिर सबसे लोअर लेवल जो आता है, जहां सबसे इजी आप कह सकते हैं वे में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, दैट इज टीचिंग एग्जाम्स। जैसे कि हम नेट की बात करें या अगर कोई और इसी लेवल का एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उधर बहुत बेसिक आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। क्या करना है इसमें, एक बुक मार्केट में अवेलेबल है बहुत फेमस, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल अगर आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक तो बहुत इजी तरीके से चीजों को समझाया गया है, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कई बार ब्लड रिलेशन, बहुत बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि बच्चे लॉजिकल रीजनिंग को लेके या रीजनिंग को लेके परेशान बहुत ज्यादा होते हैं। उनको लगता है कि सर, ये यूनिट ऐसा पार्ट है जिसके लिए हमें काफी लंबा समय देना पड़ेगा। बट ऑल आई सजेस्ट यू कि अगर आप दिन में 1 से 1.5 घंटा भी दे देते हैं तो काफी ज्यादा रहेगा इन 2 पार्ट्स के लिए। हाँ, ये जरूर है कि कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी है। 45 दिन का अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो एवरी डे हमें इनको करना पड़ेगा। मैं ये जरूर नहीं कहूंगा कि आप मास्टर हो जाएंगे 45 दिन में, बट एटलीस्ट इतना मेक श्योर हो जाएगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू कैन आंसर दैट। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर एरिया से जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकते हैं, बट कई बार ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आज से आपसे पूछ लिया जाए,
टाइम एंड डिस्टेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ट्रेन्स के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन में इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर बच्चे जो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं और जैसा कि मैंने कहा क्लास 10th के बाद मैथमेटिक्स बिल्कुल छोड़ चुके हैं, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के मार्क्स तक को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कह दूं कि आपने कोई सामान 740 रुपए का खरीदा और उसमें 30% का आपको छूट मिली, तो अब बताइए कि एग्जैक्टली कितना पैसा आपको पे करना है। तो आई एम वेरी श्योर कि आप में से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह के बहुत बेसिक चीजें जो होती हैं, कई बार हम अपनी जब डिग्रीज आप देखते हैं आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की, तो उसमें टोटल मार्क्स आपने कितने गेन किए, अब आपकी परसेंटेज क्या है वो लिखा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस परसेंटेज को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है कि क्लास 10th के बाद आप उस चीज से डील नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। कई बार हम लोग दुकानदार से जाके मिलते हैं और वो दुकानदार जो है बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा सामान की कैलकुलेशन करके 2 मिनट में आंसर कर देता है। कई बार हम कैलकुलेटर भी इतनी जल्दी यूज नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस चीज की प्रैक्टिकलिटी को रोज अपनी एक डेली प्रैक्टिस में लेके आ रहा है, वो उसको प्रैक्टिकली डील कर रहा है, रोज उसको वो कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो मैथमेटिक्स उसके दिमाग में है, भले ही उसने उसको अपनी स्टडीज के समय में पढ़ाया था या नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि मैथमेटिक्स भी एक ऐसी यूनिट है, इट इज ऑल अबाउट अ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिलपत पड़त निशान। दैट मीन्स जो भी चीज कंसिस्टेंट है वो आपको जरूर कोई ना कोई इंपैक्ट देगी। मैथमेटिक्स एक ऐसी ही यूनिट है, यहाँ पर भी आप RS अग्रवाल का सहारा ले सकते हैं, बट हाँ, RS अग्रवाल की 2 अलग सेपरेट बुक्स आती हैं। वन इज फॉर द लॉजिकल रीजनिंग एंड वन इज फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप कवर अप कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट कुछ मेथड्स चाहते हैं तो यहाँ हम एमटायरा का भी सहारा ले सकते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट में मेथड्स को समझाती है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से पार्ट हमारा कवर होगा। यहीं पर एक पार्ट आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। मोस्टली आप देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आता है, उसके 5 पार्ट होते हैं अलग अलग। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जहां पर सिर्फ डेटास के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है, सिंपल से मेथड, सिंपल से फॉर्मूलाज। अगर आप डेली बेसिस पे भी डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि इस 45 डेज के हिसाब से आप जब एग्जाम पे जाएंगे तो इतनी कॉन्फिडेंस आपको आ चुका होगा कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है उनको आप विजुअली सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ देख के उनका आंसर दे देंगे। तो मोस्टली ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेली बेसिस पे आप डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चंस को कीजिए। हाँ, वो स्टूडेंट जो कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका मैथ बहुत वीक है, उनके लिए थोड़ा सा सजेशन ये रहेगा कि इनिशियली 5-10 दिन आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन देखिए, किस तरीके से उनको सॉल्व किया गया है, क्या मेथड अपनाया गया है। तो उसके बाद आप खुद से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज कई बार बच्चा ऐसा करते हैं कि वो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन लेके बैठे या DI लेके बैठे, एक क्वेश्चन को देखा और नेक्स्ट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा कॉन्फिडेंस वहां पे बर्बाद हो जाता है। तो पहले बेटर है कि 2-4 दिन या 5 दिन, जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए या उस कैलकुलेशन के गो थ्रू ना हो जाए जिससे सॉल्व होना है, जब तक आप इसको देख के कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारा आता है एक और मेजर पार्ट। हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया उन यूनिट्स को जो लर्निंग के ऊपर बेस्ड थी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पीपल एनवायरनमेंट की। वैसे तो अब नए सिलेबस में पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसका नाम है, बट मैं पीपल एनवायरनमेंट के तौर पर इसको ही आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा हमारी एक और इम्पोर्टेंट यूनिट जो है दैट इज हायर एजुकेशन। कई जगह ये लिखा होता है बेसिकली हायर एजुकेशन पॉलिटी, कोई लोग इसको बोलते हैं, बट पॉलिटी का पार्ट इसमें ना के बराबर ही है। तो हम इसको हायर एजुकेशन के तौर पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा पीपल एनवायरनमेंट को आपके साथ। पीपल एनवायरनमेंट आपके सब्जेक्ट में एक ऐसी यूनिट है पूरे के पूरे पेपर 1 के अंदर जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा लेंदी है, लेंदी इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट कंटेंट। हम यहाँ पर 3 मेजर एरियाज की बात करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या। एनवायरमेंटल जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे पोल्यूशन की आप बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं, तो बेसिक नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। सेकंड, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरिया आप डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिक डेटा।
डेटा किस चीज से रिलेटेड है, अगेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा है जो कि कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाए, इस साल इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन रहा ग्लोबल वार्मिंग में, वो पूछ लिया जाए, कौन सी सिटी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है ये पूछ लिया जाए, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। एंड थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज करंट अफेयर। हर बार बहुत सारे अलग अलग सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स पे बात होती हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जैसे अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेती रहती है। तो कई बार इस तरह के इनिशिएटिव्स के ऊपर, इस तरह के कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स के ऊपर करंट अफेयर काफी ज्यादा होता है। तो एनुअल करंट अफेयर आपको हमेशा कवर अप करना है। स्टूडेंट नॉर्मली ये पूछते हैं कि करंट अफेयर का ड्यूरेशन कितना हो। देखिए, अगर साल में एक बार एग्जाम हो रहा है, ईयरली अगर हमारा एग्जाम है, तो हम पढ़ेंगे ऐसे में 1 साल का करंट अफेयर। पर अगर साल में 2 बार हो रहा है हमारा एग्जाम, तो ऐसे में हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर काफी हमारे लिए रहेगा। अगर हम खाली 6 मंथ का करंट अफेयर भी ऐसे में पढ़ के चले जाएं, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा रहता है कि अगर आप 6 मंथ का करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ के चले जाएं यहाँ पर। अब 6 मंथ में अगर एग्जाम हमारा अक्टूबर में कंडक्ट होने जा रहा है, तो हमें कब से पढ़ना चाहिए? आई सजेस्ट कि अभी एग्जाम जून में होना था बट डिले होके अक्टूबर में हो रहा है, तो हमें जनवरी से करंट अफेयर को कवर अप करना चाहिए। जनवरी 2021 का करंट अफेयर से लेके सितंबर तक जो करंट अफेयर आएगा वो सब कुछ हमें इसमें कवर अप करना चाहिए। हाँ, आपको हर रोज का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जो कि आपको एनुअल करंट अफेयर्स देती हैं, आप उनको कवर अप कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं, तो मैं भी हर बार एग्जाम से पहले इस तरह के करंट अफेयर्स पे वीडियोस को अपलोड करता हूं, आप उनको देख सकते हैं, उनसे ये चीजें कवर अप कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, जो कि हमारी एक और बहुत नॉलेजेबल और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के तौर पर हम लोग इसको देख सकते हैं। और हायर एजुकेशन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो हायर एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जहां की आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है कि आपको चीजों का ज्ञान हो। यहां पर भी हम चीजों को 3 हिस्सों में बांट देंगे। एक है थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो है बैकग्राउंड किस चीज का, इंडियन हायर एजुकेशन का। ब्रिटिश एरा में कैसी एजुकेशन थी, उसके बाद किस तरह के चेंजेस आए, 1947 से लेके अब तक किस तरह की पॉलिसीज भारत सरकार की रही हायर एजुकेशन को लेके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो आपको पढ़ना होता है। एंड नॉर्मली बहुत सारी चीजों को आपको लर्न करना है, याद भी करना है, समझने की भी जरूरत है। कोठारी कमीशन कब आया, अलग अलग समय पे जो कमीशन आते रहे, कमेटीज आती रही, उनको पढ़ना और उनको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही ब्रिटिश एरा में किस तरह के अलग अलग स्टेप लिए गए थे इंडियन हायर एजुकेशन को लेके, वो सब हमें पढ़ना होता है। सेकंड पार्ट जो आता है हमारा, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है हमारे हायर एजुकेशन का, किस तरह की हायरार्की चलती है, कितने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईआईटीज कितनी हैं, आईएम्स कितने हैं, ये पूछ लिया जाए। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कई बार स्टेट वाइज भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी किस स्टेट के अंदर है, ठीक है, या सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, वुमेन एजुकेशन में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और लास्ट में इसमें भी करंट अफेयर का पार्ट आता है। जिस तरह से हर बार कुछ ना कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, नई नई पॉलिसीज आती हैं, बजट आता है, ये बजट और ये इनिशिएटिव करंट अफेयर्स को भी अपडेट करते हैं हायर एजुकेशन के पार्ट में। तो आप इसको यहाँ पर बड़े तौर पर कवर अप कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे सिलेबस की बात, स्पेशली पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं। एक क्वेश्चन जरूर आप लोग पूछेंगे कि सर इन सब चीजों को पढ़े कहां से। देखिए, पीपल एनवायरनमेंट के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास 2 सोर्सेस हैं। या तो आप मार्केट में आने वाली पासबुक्स को कवर अप कीजिए, या फिर आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीजों को पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स, तो आप देख लीजिए इंटरनेट पे कौन कौन से मेजर प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, आप उनको कवर अप कर सकते हैं 1 बाय 1। क्या क्या याद रखना होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटोकॉल आया तो वो कब आया, किस चीज से रिलेटेड था, क्या इंडिया उसका हिस्सा है या नहीं है, दैट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज। तो ये कवर अप आपका हो जाता है। करंट अफेयर के लिए जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि करंट अफेयर, एनुअल करंट अफेयर्स को अपडेट करती हैं, क्वार्टर या 6 मंथ के हाफ ईयरली करंट अफेयर्स को अपडेट करती हैं। सेक्शन वाइज होता है, एनवायरनमेंट का अलग या ज्योग्राफी का अलग या किसी भी चीज का अलग अलग करंट अफेयर्स होते हैं, आप उसको वहां से कवर अप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है, इसको आप 2 तरीके से कवर अप कर सकते हैं। या तो आप इसको कवर कर सकते हैं किसी भी ऐसी बुक से जो बेसिकली हायर एजुकेशन को फोकस करके इस बैकग्राउंड को आपको समझाए। मार्केट की पास बुक्स को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पेपर 1 की बुक अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें ये
पार्ट बहुत अच्छे से समझाया होता है, इजी भी होता है, शॉर्ट में समझाया होता है, तो बैकग्राउंड वाला पार्ट आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, IITs, IIMs की, तो ये बहुत बेसिक डेटा है विच इज वेरी इजिली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी कितनी है, इस तरह की बेसिक जो नॉलेज है आपको यहाँ से मिल जाती है। इसी तरह से हायर एजुकेशन का करंट अफेयर भी आपको बहुत इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये रहेगा हमारा पूरा का पूरा पेपर 1 का सिलेबस और किस तरीके से हम लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। यहाँ एक चीज के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, जब हम लोग 45 डेज की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं और इन चीजों को पढ़ने की जब हम बात कर रहे हैं, तो सिलेबस को पढ़ते समय या कवर अप करते समय दिन में आपको एक टाइम टेबल जरूर बनाना है। हमने 3 पार्ट में अपने सिलेबस को बांटा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर बेसिकली हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड था, टीचिंग एप्टीट्यूड था, कम्युनिकेशन था, ICT वाले पार्ट थे। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमारा मैथमेटिक्स था, DI था, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब था। यहाँ पीपल, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन जैसी चीजों को आपने पढ़ा। इंडियन लॉजिक्स की भी मैं जरूर से बात करूंगा और हम इंडियन लॉजिक्स के पार्ट को अपने सेकंड पार्ट का हिस्सा बना सकते हैं। रीजन ये है कि इंडियन लॉजिक एक बहुत छोटी सी यूनिट है जहां आप बेसिक एक पुरानी टर्मिनोलॉजी जो है उसको कवर अप कर रहे हैं बेसिकली, तो इसको आप यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। कितना टाइम आपको किस हिस्से को देना है वो बहुत जरूरी है। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड ये ऐसी यूनिट है जो टाइम टेकिंग यूनिट है। 45 डेज आपको कंटिन्यूसली इसको पढ़ना है। ठीक है, सेम हमारे इस पार्ट में रहेगा, 45 डेज आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है इसके लिए। यहाँ पर हम लोग ICT की अगर बात करें या कम्युनिकेशन की हम बात करें, तो ये 2 यूनिट के लिए आपको शायद इतने समय की जरूरत ना हो। हार्डली आप 10 से 15 दिन के अंदर इसको कवर अप कर देंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने सिलेबस की, या हम बात करें यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो इन 2 एरियाज को आपको कम से कम 30 दिन देने पड़ेंगे इफ यू वांट टू स्कोर वेल। 30 दिन आप इनको लगातार पढ़ने के लिए दीजिए, 15 दिन की रिवीजन रखिए इसके लिए। इन टॉपिक्स को आप 10 से 15 दिन के अंदर खत्म कीजिए। ठीक है, डेली 1 घंटे का टाइम भी अगर आप निकालते हैं इसके लिए आपको मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा 2 आवर्स आप दिन में निकाल के चलिए, 2 घंटे कम से कम निकाल के चलिए। ICT कम्युनिकेशन दिन में 1 घंटा आपको चाहिए होगा इसे कवर अप करने के लिए। वहीं अगर मैं मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए भी चाहिए होगा अगर आप इसको डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो। हाँ, ये पार्ट एक ऐसा है जिसको मैं कहूंगा कि 30 मिनट भी अगर आप दे देते हैं दिन में, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है हमारा बेसिकली जब हम पीपल एनवायरनमेंट की या फिर हम लोग बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, 30 मिनट भी अगर आप दिन में दे रहे हैं तो ये काफी होगा। आधे घंटे में भी आप इन बेसिक टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। कोई भी बहुत ज्यादा हार्डकोर नॉलेज या इन डेप्थ नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक है। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी लर्निंग स्किल्स रखते हैं तो ये पार्ट आपका दिन में 30 मिनट के हिसाब से भी अगर आप नेक्स्ट 45 डेज के हिसाब से लें तो कवर अप हो जाएगा। आई थिंक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बच्चों के लिए हो सकता है वो ये होता है कि जब आप मैथ की बात करते हैं या आप लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग की हम बात करते हैं, या मैं DI की बात करूं, तो बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सर इन सबको एक साथ पढ़ना है या अलग अलग पढ़ना है। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप टाइम रखिए मॉर्निंग का रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और रात का टाइम जब आपका बाकी सारी चीजें खत्म हो जाए लर्निंग वाली, उस टाइम आप DI और मैथमेटिक्स का पार्ट कवर अप कीजिए। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, कैलकुलेटिवली आप चीजें सोच सकते हैं, अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़िए। प्लेटो कहते थे कि जितना अच्छा आप मैथमेटिक्स में होंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में भी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज मैथ आपकी कैलकुलेटिव पावर को बढ़ाता है और आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के मैथ पढ़ते हैं तो ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज या मेंटल योगा हो सकता है। तो स्टूडेंट, आई विश सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अपने किसी भी डाउट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।